नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। वैसे तो बाजार में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन शुक्रवार का सेशन बाजार के लिए बेहद खास था, बेहद इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज़्यादा एक्शन पैक था। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एक समय हम लाल निशान के साथ बंद होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में जिस तरह से बाजार पलटा है, जो रिकवरी आई है, उससे पूरे हफ्ते के जो लॉसेस हैं वो वाइप आउट होते हुए देखे और वीकली गेंस के साथ बाजार में हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में क्लोजिंग देखने को मिली। तो जो दमदार क्लोजिंग हुई है, जो वीकली गेंस बनते हुए देखे हैं, उसके बाद इस हफ्ते के लिए क्या संकेत बन रहे हैं, कैसे बाजार में स्ट्रैटेजाइज करना है, इस पर बातचीत करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर जी हमारे साथ शो में कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9। गुड मॉर्निंग सर। तो बाजार में सर हमने देखा 2 दिन से लगातार वैसे तो मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बाजार में हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से आखिरी आधे 1 घंटे में शुक्रवार को हमने जो रिकवरी बनती हुई देखी मार्केट्स में, वो बहुत ही शानदार थी। तो मार्केट्स में अगर हम पहले कुछ ग्राफिकली आपको दिखा पाएँ कि किस तरह से रुझान देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, तो फ्राइडे को हमने देखा कि आखिरी घंटे में जो खरीदारी हुई, इससे ओवरऑल बाजार की जो क्लोजिंग है बेहद दमदार देखने को मिली है। निफ्टी में लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 400 अंकों के आसपास की रिकवरी देखने को मिली और वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग हुई है वो 24,500 के ऊपर हुई है। तो ये अपने आप में वीकली चार्ट के हिसाब से भी देखिए, तकनीकी तौर पर बहुत ही मजबूत क्लोजिंग कही जानी चाहिए। 400 पॉइंट के आसपास के गेंस हमने निफ्टी में देखे। सेंसेक्स 1330 अंक और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 800 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। जो बाजार में गेंस बनते हुए देखे हैं शुक्रवार के सेशन में, उसमें आप देखेंगे सेंसेक्स भी 80,000 का जो आंकड़ा है उसे क्लोजिंग बेसिस पर पार करने में, उसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहता हुआ दिखा है। तो वीकली क्लोजिंग थी और जिस तरह से निफ्टी 24,500 के ऊपर, सेंसेक्स 80,000 के ऊपर बंद हुआ है, बेहद मजबूत क्लोजिंग कही जानी चाहिए। 12 अगस्त के बाद बैंक निफ्टी में हमने देखा 50,500 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। तो पहले सर अगर हम निफ्टी की बात करें, इनफैक्ट शुक्रवार को हमारे साथ शरद मिश्रा जी जुड़े थे, उन्होंने हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के कॉल ऑप्शंस बताए थे। मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। निफ्टी का उन्होंने बोला था 50,000 का कॉल आपको लेना है 616 रुपये के ऊपर, और 24,200 का कॉल निफ्टी का उन्होंने बोला था 254 के ऊपर लेना है। और जिस तरह की तेजी बाजार में बनी है, इन दोनों ही कॉल्स में 200% के रिटर्न बनते हुए देखे हैं। तो बेहद शानदार एक्टिविटी बाजार में बनी और उससे कहीं ना कहीं जो कॉल ऑप्शंस आपको बताए गए थे वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रुझान बनता हुआ दिखा है। नितिलेश सर, ये जो निफ्टी में तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, जो वीकली गेंस बनते हुए दिखे हैं 0.25% के आसपास के पिछले हफ्ते, क्या ये जो तेज़ी का दौर है इस हफ्ते भी जारी रहेगा? क्या लेवल्स नज़र आ रहे हैं? क्या इस हफ्ते नए हाई की भी तैयारी कर सकते हैं? देखो, 2 दिन की तेजी के बाद इतना भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा मुझे एक चीज लग रही है कि ऊपर में जो 24,700 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है गैप एरिया का, वहां पे जाके मार्केट एक बार के लिए क्या ले सकता है, पॉज ले सकता है। तो अभी जिनका भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो 24,380, 24,400 ये स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट में 24,700 ये लेवल के आसपास अगर बाजार जाता है, तो एक बार के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए, क्योंकि वो एक काफी क्रूशियल लेवल है। जब तक बाजार उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक फ्रेश नए हाई का मैं अभी के लिए नहीं सोचूंगा निफ्टी के हिसाब से। तो मैं वहां पे पोजीशंस ऐड करने की कोशिश करूंगा शॉर्ट साइज की, जो हम लोगों ने 25,000 के आसपास बनाई थी, वो नीचे में कवर भी कर दी थी पोजीशंस। तो अभी हम लोग वेट करें ऊपर में 24,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है, और वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 50,500, 50,600 ये 2 बार मार्केट ने क्या किया, अटेम्प्ट किया है। तो अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस लेवल के ऊपर मतलब 50,650, 50,700 ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो 50,400 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। और वहां से एक मोमेंटम आता है तो फिर आपको ट्रेल करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी में 1.5 से लेकर 2% का रैली देखने को ऊपर की साइड में मिल सकता है, लेकिन ऊपर में हमें देखना पड़ेगा, निफ्टी में सतर्क रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की जो पेंडिंग रैली है उसको हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं 50,400 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये 50,650, 50,700 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो ऊपर में 51,300 से लेके 51,500 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम स्टॉप लॉसेस को क्या करेंगे, ट्रेल करते जाएंगे, जो तेजी चल रही है उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अंधाधुंध तेजी नहीं करना है, स्टॉक स्पेसिफिक और
एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही हमें ट्रेड करके चलना चाहिए। चलिए, तो निफ्टी 24,550 के करीब बंद हुआ है। 24,700 एक कड़ा रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे बाजार हो सकता है एक बार अटकता हुआ दिखे, थकता हुआ दिखे, थमता हुआ दिखे, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। 24,400 की स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास पोजीशन खड़ी है वो 24,700 तक इसको राइड कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी की मजबूती ज़्यादा नजर आ रही है, मोमेंटम यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर 50,700 पार हो जाता है फिर 1.5 से 2% तक का आप मूव आ सकता है। 51,500 की जो तैयारी है वो भी हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और बैंक निफ्टी की तेज़ी को ज़्यादा एंजॉय करें। निफ्टी के बनस्पत यहाँ पे मजबूती ज़्यादा नज़र आ रही है। तो सर, आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया है, जिसमें बैंक निफ्टी की जो आपने तेज़ी है उसकी बात भी कर दी। मैं आपसे पूछने वाला था कि ये बैंक निफ्टी में जो खरीदारी आई है सर, इसमें कोई शॉर्ट कवरिंग का हाथ तो नहीं है? नहीं, इसमें शॉर्ट कवरिंग तभी चालू होगा जब ये 50,700 ये लेवल के ऊपर निकलेगा, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में मैंने कुछ बैंक्स के ऊपर लॉन्ग कॉल भी इनिशिएट किया था मेरे क्लाइंट्स को। इंडसइंड बैंक हो गया, या फिर पिछले समय के ऊपर एक्सिस बैंक में भी कुछ कॉल रिकमेंड किए थे। तो वो एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया की तैयारी कर रहा है, ऊपर में सतर्क रहना चाहिए। वो भी मैं एक चीज कहता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है, एक सेलिंग प्रेशर वाला जोन है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को भी मिल सकता है। तो 50,700 के ऊपर एक फ्रेश शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं पर्सनली शॉर्ट्स में ज्यादा बैठता हूँ, तो मुझे ज्यादा मालूम है कि पैनिक कब आना चालू हो जाता है। क्योंकि 2-3 दिन हम लोगों ने 50,000 या फिर 50,000 के नीचे या फिर उसी आसपास का एक क्लोजिंग देख लिया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने ऊपर के लेवल पे मार्केट ने क्या किया, क्लोज दिया है सरप्राइजिंगली। अगर इसके ऊपर निकलता है तो वहां से क्या हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। कभी कभार हम भी हमारे पोजीशंस क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बाद में देखा जाएगा जो भी होगा वो। तो वो चीज है, तो मुझे लग रहा है 50,700 के ऊपर थोड़ा सा पैनिक आ सकता है होना भी चाहिए सर, शॉर्ट क्योंकि सेल। 50,500 के ऊपर की जो क्लोजिंग हुई है पिछले सोमवार यानी कि 12 तारीख के बाद देखने को मिली। तो एक हफ्ते के बाद ये जो लेवल है बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर आता हुआ दिखा है। सेक्टोरल अगर आप रुझान देखें तो सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। जिन सेक्टर्स ने इस तेजी को लीड किया है उसमें सरप्राइजिंग नहीं है, आईटी लगातार दूसरे दिन डिसाइसिव गेनर के तौर पर सामने आया है। इसके अलावा आईटी के साथ साथ रियल्टी देखिए, मीडिया और ऑटो इंडेक्स में भी सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिला। और इस तेज़ी में आप देखिए जो लो लेवल से रिकवरी भी आई, उसके बावजूद इंडिया विक्स में हमने देखा 0.7% के आसपास की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग शुक्रवार के सेशन में बनती हुई दिखी है। निफ्टी के 50 में से 47 शेयर हरे निशान में जाकर बंद हुए हैं। और गेनर्स में भी आप देखें जिस तरह से आईटी ने लीड किया है, विप्रो, टेक महिंद्रा, ग्रासिम ये निफ्टी के टॉप गेनर थे। और गिरने वालों में केवल 3 शेयर थे, वो उसमें डीवीस लैब, एसबीआई लाइफ और डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड, ये 3 नाम हैं जो कि गिरने वाले शेयरों की सूची में शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग एक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा था। तो मजबूती से अगर शुरुआत करें तो आईटी लीड कर रहा है सर इस तेजी को। क्या आईटी और उसके साथ साथ रियल्टी, इन शेयरों में जो तेजी है, कहाँ खरीदारी करने के मौके हैं सर इसमें? देखो, आईटी में मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो 2022 के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 1550 1560 ये लेवल के ऊपर क्या हुआ है, एक सस्टेन हुआ है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो अगर ये थोड़ा सा डीप में मिलता है 1560 1555 ये लेवल के आसपास, तो 1540 का हम लोग क्या करके चलेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंशन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके अपने हाइस को काटता है तो फिर भी हम लोग 1540 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। 1680 1700 ये टारगेट हम लोग पे प्लान कर सकते हैं टेक महिंद्रा में। ओके, और रियल्टी में सर? देखो, रियलिटी में मैं थोड़ा सा अभी भी इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। बीच में मैंने एक डीएलएफ के ऊपर एक ट्रेड इनिशिएट किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था उसमें। लेकिन डीएलएफ में अगर हम लोग देखेंगे तो 880 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इस लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा इस स्टॉक में कहना मुश्किल होगा। तो डीएलएफ को मैं अवॉइड करना चाहूंगा। दूसरा, एक बार मैं गोदरेज प्रॉपर्टी को देखना पसंद करूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, अभी उसमें मोमेंटम आया नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 3 से लेके 4 दिन एक ही रेंज में खड़ा है, 2950 2960 ये लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो 2930 मतलब सिर्फ 30 से लेके 35 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। और ऊपर में 3020 से लेके 3060 ये हमारे क्या होंगे, टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस ध्यान से रखना, क्योंकि
ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, अगर यहाँ पे कुछ वीकनेस हमें देखने को मिलता है तो तेजी से ये स्टॉक और फिसल सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 2950 2960 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2950-60 के ऊपर जाएगा तो 2930 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के 3020 3060 तक के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आईटी में तो सर ने बताया कि टेक महिंद्रा उनका पसंदीदा शेयर है, इसमें 1680 1700 रुपये तक की जो तैयारी है वो आती हुई नज़र आ भी रही है। ऑटो शेयरों में अगर हम देखें सर, ऑटो में एक समय जो दिग्गज हैं मारुति हुई, टाटा मोटर्स हुआ, ये एक समय थकने लगे थे, तो अब ये जो तेज़ी बन रही है फिर से ऑटो शेयरों में, इसमें क्या दिग्गजों के साथ जाना चाहिए या फिर ऑटो एंसिलरी शेयर जो कि ज़्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि इनमें ज़्यादा दमखम या स्टीम बाकी है अभी? देखो मारुति को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने टाटा मोटर्स के ऊपर हायर लेवल के ऊपर शॉर्ट कॉल भी रिकमेंड किया था, 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था, तो वहां से भी एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। मारुति में अगर हम लोग देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 12,250 12,260 ये लेवल का अगर ये जोन क्रॉस कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो 12,550 12,600 ये लेवल तक ये स्टॉक चल सकता है। तो मारुति के ऊपर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये लेवल जो है 12,100 से लेके 12,000 ये लेवल उसने काफी बार क्या किया है, अटेम्प्ट किया है। ऊपर में 12,250 12,260 ये लेवल के ऊपर मैं लेना पसंद करूंगा। 12,150 मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर नीचे में 12,150 अगर ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। फिर मेरा जो टारगेट होगा वो 11,300 और 11,500 ये लेवल के लिए भी, क्योंकि ये जो लेवल है वो मेक और ब्रेक वाला लेवल है। तो यहाँ पे मैं मारुति के साथ ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करूंगा ये। ओके, तो मारुति में 12,150 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, जब तक ये वैलिड है, मेंटेन करता है, तब तक आप 12,600 की उम्मीद करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 12,150 टूट जाता है फिर नीचे में 11,500 11,300 तक के जो जोन्स हैं वो भी मारुति में देखने को मिल सकते हैं। तो 12,150 एक मेक और ब्रेक लेवल है, एक की लेवल है जिसको आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है जहाँ तक ऑटो शेयरों की बात है। एडवांस डिक्लाइन की ओर चलें या फिर ब्रॉडर मार्केट्स को समझने की कोशिश करें तो फ्राइडे के सेशन में हमने देखा 1700 शेयरों से ज़्यादा में हमने मजबूती बनती हुई देखी क्लोजिंग बेसिस पर, और एनएसई पर आप देखें तो केवल 774 शेयर ऐसे थे जो कि गिरकर बंद होते हुए नजर आए हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब 1100 अंक, स्मॉल कैप इंडेक्स 900 अंकों से ज़्यादा चढ़कर बंद हुए हैं और 53,904 के आसपास के इंटरडे हाई के करीब ही जाकर हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली। और मिड कैप इंडेक्स की भी बात करें तो दिन के ऊपरी स्तर के करीब यानी कि 57,656 पर ये जाकर बंद हुआ, जो कि डे हाई के आसपास ही आप मान सकते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में आप देखेंगे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग था, जो कि दोनों इंडाइसेस आप देखें डे हाई के आसपास जाकर बंद हुए हैं। कैसे आप रीड कर रहे हैं सर कुछ ऐसे स्टॉक जो कि मोमेंटम में है, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल से केन्स टेक्नोलॉजी है जो कि 3-4 दिन से लगातार मजबूत है, पॉलिसी बाजार में भी दूसरे दिन काफ़ी अच्छे गेंस थे, सुप्रजीत इंजीनियरिंग हुआ, अनंतराज हुआ, उसमें आप चाहें तो हाल की एक लिस्टिंग है ओला इलेक्ट्रिक, उसको भी शामिल कर सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी एक्टिव होते हुए दिखे हैं बाजार में। इन शेयरों में क्या करना है सर, क्या मजबूती लौटती हुई नजर आ रही है, दमखम फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है छोटे मुद्दले शेयरों में? तो देखो छोटी जो स्टॉक है उसमें थोड़ा सा एक मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है। ओला में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा लोअर लेवल की पिंक हुआ था 70-80 के आसपास, तो उससे जो मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा है तो ऑलमोस्ट वहां पे से एक स्टॉक डबल हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। अनंत राज में अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट की स्टॉक ने क्या की है, तैयारी की है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कुछ डीप मिलता है 560 555 ये लेवल के आसपास, तो हम लोग इसमें लॉन्ग करके चल सकते। स्टॉप लॉस हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो 530 ये स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। और ऊपर में यहाँ पे टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 640 से लेके 670। तो अनंत राज मुझे एक अच्छा लग रहा है जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट मार्केट ने दिखाया है। ओके, तो ये तो बात हुई कुछ ऐसे मिड कैप्स की या छोटे मुजल्ले शेयरों की जिनमें काफ़ी दमदार एक्शन देखने को मिला है। तो ओला से फिलहाल आपको दूरी करनी है अगर आप फ्रेश खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हाँ अनंतराज में जरूर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही, तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं और इस हफ्ते मार्केट में किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है उसकी बात करते हैं। तो
तैयारी करें अगर हम कि आज कहाँ कमाई हो सकती है, तो सबसे पहले मेटल शेयरों की बात मैं सर करना चाहूँगा आपसे। मेटल में हमने देखा है कि जैसे ही कोई भी खराब खबर आती है तो इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। पिछले हफ्ते हमने देखा था एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आता हुआ देखा था, खासतौर पे जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, यानी कि अप्रैल 2005 से जितनी भी माइनिंग हुई है उस पर रॉयल्टी का जो कलेक्शन है वो चार्ज करने की मंजूरी स्टेट्स को दी गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन कंपनियों के लिए बड़ा सेटबैक है। हालांकि ये फ्यूचर डेट से हर साल धीरे धीरे इनको पे करना है, लेकिन ऐसा फैसला कोई भी एंटिसिपेट नहीं करके चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को जो तेज़ी बनी है, क्या आपको लगता है ये टिकाऊ है, इनमें खरीदारी की जा सकती है, या फिर उछाल में मुनाफा वसूली पे फोकस करना चाहिए? देखो, मेटल में मेरे हिसाब से मैंने एक दो बार स्टॉक मनी नाइन के ऊपर भी रिकमेंड किया था, टाटा स्टील को भी रिकमेंड किया था, हिंडाल को भी रिकमेंड किया था। अच्छे उसमें गेन देखने को मिले, और लेकिन हायर लेवल के ऊपर मैंने क्लियर कट कहा था कि ये लेवल लेने का नहीं है, ये लेवल यहाँ से एग्जिट का ही है। तो मुझे मेरे हिसाब से टाटा स्टील में मैं एक लेवल को वॉच कर रहा हूँ, 135 से लेके 130 इस रेंज में आता है तो ही मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा। जब तक टाटा स्टील 160 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करेगा तब तक मैं कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है वो काफी डिसाइसिव, वो लोअर लेवल की साइड में एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो हिंडाल्को में अगर हम लोग देखेंगे तो वही सेम स्ट्रक्चर है। तो जो भी है मेरे हिसाब से थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर एग्जिट का ही प्लान करना चाहिए। चलिए ठीक है। सर कुछ ऐसे और भी अगर हम छोटे स्टॉक्स की बात करें या मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, उसमें हिंदुस्तान कॉपर है, मिश्र धातु है, एनएमडीसी है, इनमें भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो सर? देखो, एनएमडीसी एक काउंटर है जो वहां पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और सभी मेटल सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करे। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो 220 से लेके 222 एक सपोर्ट वाला एरिया था, उस सपोर्ट को उसने क्या किया है, ब्रेक किया है। तो अगर 220 222 रुपए के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो हम लोग इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। 215 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 235। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये स्टॉक वन वे मोमेंटम में 260 तक चल सकता है। इस स्टॉक को मैंने क्यों रेकमेंड या फिर ये एनालिसिस करना की कोशिश क्यों की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और पहला सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर स्टॉक फिर से उस सपोर्ट एरिया के ऊपर ट्रेड करता है तो जनरली हमें वहां पे सेलर्स का ट्रैप देखने को मिलता है, और अगर सेलर्स ट्रैप होते हैं तो नेक्स्ट वाला जो मूवमेंट आता है वो काफी तेजी से मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई जहाँ तक मेटल स्टॉक्स की है। दमदार रैली हमने शुक्रवार के सेशन में बनती हुई देखी थी। आईटी में सर आपने टेक महिंद्रा की बात करी दिग्गजों में, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्शन में आते हुए देखें। पिछला हफ्ता अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि पूरे हफ्ते ही लाइमलाइट में थे। उसमें एफएसएल यानी कि फर्स्ट सोर्स है, एम्फोसिस है, जेंसा टेक्नोलॉजीज फ्राइडे को काफ़ी एक्टिव था। इसके अलावा एल&टी टेक्नोलॉजीज है, इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। बिरला सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में बनता हुआ देखा। सर कोई स्टॉक जो आपके रडार पे है सर मिड कैप आईटी स्पेस से? देखो, एल&टी टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो एक गैप वाला एरिया था 5200 के आसपास, उसको फील किया, फिर से एकदम से मोमेंटम दिखाया। अभी एक मोमेंटम की स्टॉक क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वहां पे एल&टी टेक्नोलॉजी को नजर रख के चल सकते हैं। दो बार एंट्री इसमें लेना पड़ेगा। 5200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे पोजीशंस बनाई चल सकती है। 5140 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में हम लोग ट्राई करेंगे 5400 से लेके 5450 ये लेवल के लिए प्लान करेंगे। अगर समझो स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर से अगर उसी लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो ये ब्रेकआउट और तगड़ा कंफर्म हो जाएगा। फिर ये टारगेट आने के चांसेस जो है, अभी के लिए जो प्रोबेबिलिटी हम लोग 70% का लेके चलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे हमें देखने को मिल सकता है। तो एल&टी टेक्नोलॉजी के ऊपर नजर जरूर बनाए रखिए। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 5140 ये स्टॉप लॉस के साथ अगर ये मोमेंटम दिखाता है तो अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 5040 का स्टॉप लॉस है, 5450 तक की तैयारी एल&टी टेक के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मिड कैप आईटी मोमेंटम है, तो एल&टी टेक में आप चाहें तो यहाँ पे पोजीशंस बना के चल सकते हैं। मोमेंटम सर दो मेटल स्टॉक्स में और भी देखने को मिल रहा है। उसमें एक है हिंदुस्तान जिंक और दूसरा है वेदांता। दोनों में ऑपोजिट मूव्स देखने को मिल रहे हैं। वेदांता 2% की मजबूती लेके बंद हुआ शुक्रवार को,
ओएफएस के चलते हिंदुस्तान जिंक के शेयर में हमने देखा 9% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ क्लोजिंग आई, क्योंकि जो ओएफएस का फ्लोर प्राइस है वो 15% डिस्काउंट पे है बुधवार के भाव से अगर देखें। उसी का इम्पैक्ट हमने शुक्रवार को आता हुआ देखा भी है। तो क्या सर हिंदुस्तान जिंक के चार्ट में जो आप गिरावट देख रहे हैं 9.5% के आसपास की, क्या ये खरीदारी करने का मौका है? देखो, हिंदुस्तान जिंक को मैं लेने की कोशिश करूंगा। एक बार के लिए 500 के नीचे जाना चाहिए। जितने भी वीक हैंड से वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगाते हैं 500 के आसपास का, जैसे ही उसको ट्रिगर करेगा मार्केट अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन हल्की करेंगे। 500 के नीचे जाके फिर अगर ये 510 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से मोमेंटम हमें एक अच्छा ऊपर की साइड में हमें देखने को मिलेगा। तो 480 हमारा स्टॉप लॉस होगा। कंडीशन नोट कर लेना कि 500 के नीचे एक बार के लिए डिप लगा के 510 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो सेम 500। स्ट्रक्चर अगर हम जी लोग जी प्लीज। देखें तो इसी जगह पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक तकरीबन अगर हम लोग एक स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एचएएल के बारे में, जब वो उसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, उसने एक फ्लिक को किया था और वहां से मार्केट ने क्या दिखाया, सबको ब्रेकआउट दिखा के मार्केट ने तकरीबन 20% का एक डाउनसाइड वाला मोमेंटम दिखाया। तो सेम ऐसा यहाँ पे एक हमें देखने को मिल सकता है, सबके स्टॉप लॉसेस हंट करके एक पैनिक क्रिएट करके फिर अगर ये फ्रेश मोमेंटम दिखाता है तो ये बढ़िया काउंटर मेरे हिसाब से हो सकता है। और दूसरी चीज आपने वेदांता के बारे में कहा है, तो वेदांता को मैंने काफी शोज में काफी चैनल के ऊपर क्लियर कट व्यू दिया है। जब तक ये स्टॉक 400 से लेके 410 ये एरिया को नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर देता है तब तक जो भी है उसको होल्ड करे। यहाँ से एक फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 410 मुझे जितना याद है जो पहला वाला पैनिक फॉल इसमें आया था और उसके बाद ये 220 210 ये लेवल तक भी लुढ़का था, तो वही एक उसके लिए क्या करेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक आप वेदांता में क्या कर सकते हो, अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चल सकते कोई टारगेट सर वेदांता के लिए? हो। देखो, टारगेट यहाँ पे मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। वो 440 से लेके 445 ये लेवल का उसका एक ब्रेकआउट लेवल है वेदांता में। तो वो अगर क्रॉस हो जाता है तो स्टॉक में 550 ये लेवल्स भी हमें क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स ऑप्शंस में कोई भी पोजीशंस नहीं लेना है, कैश में लेके धीरे से बैठना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 440 450 ये लेवल के ऊपर, 410 का आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तो एफएनओ में पोजीशन नहीं लेनी है। 440 445 का ब्रेकआउट होने दीजिए वेदांता में, तब आप 550 रुपये तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हो। और 510 के ऊपर जैसे ही हिंदुस्तान जिंक जाएगा तो आप इसमें फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रेकआउट का इंतजार इस स्टॉक में भी आपको करके चलना है। कुछ फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो फार्मा हम सर पिछले हफ्ते से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो दिग्गजों की बात हो चाहे वो मिड कैप्स की बात हो। फ्राइडे को तो हमने कुछ दिग्गज भी चलते हुए देखे, उसमें मैनकाइंड फार्मा था, ग्लेनमार्क फार्मा था। मिड कैप में बात करें तो स्ट्राइड्स काफ़ी अच्छा चला और बायोकॉन में भी हमने काफ़ी दिनों के बाद एक अपमूव आता हुआ दिखा है। कोई स्टॉक सर जो आपको पसंद हो दिग्गजों में या तो फिर मिड कैप फार्मा में? देखो, फार्मा के ऊपर मैं मेरा थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूँ। जहाँ पे जो सेक्टर चला था लास्ट समय पे, लुपिन हो गया या फिर एक दो स्टॉक जैसे मोमेंटम किए थे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ये जो रैली है वो रुकना चाहिए। और मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक चीज कही कि ये वीक में हमें फार्मा के ऊपर शॉर्ट्स के ऊपर मौके देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले आईटी चला था, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आई जब सब लोग इन्फोसिस 1900 के लेवल के आसपास था, सब लोग 2000 3000 के टारगेट देना चालू कर देते, तब हम लोगों ने शॉर्ट रिकमेंड करके चले थे। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए फार्मा में थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अभी जो चलेंगे मेरे हिसाब से बैंक ज्यादा चल सकते हैं, तो फार्मा मेरे लिए क्या होगा, अवॉइड वाला कैंडिडेट होगा या फिर ऊपर में मैं शॉर्ट सेलिंग करने का कोशिश करूंगा। तो कौन से बैंक्स पे ज़्यादा फोकस करना है सर, पीएसयू या फिर प्राइवेट? देखो, मेरे हिसाब से अभी के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक से यहाँ से जो भी नीड करेंगे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक करेंगे। कोई नाम सर आपके जहन में? देखो, मैं आईसीआईसीआई बैंक को एक बार के लिए देख रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक बीच में मैंने शॉर्ट भी रिकमेंड किया था, लेकिन अगर हम लोग अभी देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बेस फॉर्मेशन बना था, तकरीबन प्रीवियस जो स्विंग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, तो उसी जगह से ये स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया। ऊपर में थोड़ा सा एक गैप एरिया है 1210 1205 ये लेवल के ऊपर। अगर ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है फिर स्टॉक में 1250 1260 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। 1190 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर ये 1110 रुपए के ऊपर ट्रेड कर देता है।
कंडीशन एक ही होगा, गैप अप अगर होता है तो उसको चेस नहीं करना चाहिए, जो भी पोजीशन है उसको ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जो 1205 1210 अगर क्रॉस करता है आईसीआईसीआई बैंक तो फिर 1250 1260 के लिए आप अप्रोच करें। 1190 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक का तेज़ी को लीड कर सकता है जहाँ तक बैंकिंग स्टॉक्स की बात है। पीएसयू स्टॉक सर बजट के बाद से हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट बजट से पहले से हमने देखा था कि इन शेयरों में एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आना शुरू हो गई थी। अब क्या राय होगी सर आपकी ओवरऑल पीएसयू स्पेस पर, रेलवे की जहाँ तक बात हो या फिर डिफेंस शेयरों की बात हो जो कि हाई लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, अगर बाजार में मोमेंटम आता है या फिर मिड कैप स्मॉल कैप तेज़ी पकड़ते हैं, कोई ऐसे स्टॉक जो कि लाइमलाइट में आ सकते हो सर, रेलवे से, डिफेंस से या फिर ओवरऑल पीएसयू पैक से? देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिफेंस हो गया या फिर ओवरऑल रेलवे सेक्टर हो गया, तो अभी जो भी तेजी आएगी वो इतना तेजी नहीं आएगी जितना हम लोग पहले एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 15% 20% स्टॉक ऐसे ही यूं ही चलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, 5 से लेकर 7% यही रैली को कैप्चर करना चाहिए। डिफेंस में मेरे हिसाब से मैंने एक स्टॉक रिकमेंड भी किया है, एचएएल को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, वहां पे एक मोमेंटम आ सकता है। पीएसयू में अगर हम लोग देखेंगे तो पीएसयू में थोड़ा सा कुछ काउंटर है, जो वेट करना चाहिए जब तक उसमें एक फ्रेश मोमेंटम की तैयारी नहीं करी, क्योंकि यहाँ से मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है स्टॉक में। तो वो ऊपर में एग्जिट का राय होगा, फ्रेश अभी कोई भी लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना चाहिए। पोजिशनल बेसिस के ऊपर जो भी है वो एक आध दिन का व्यू लेके आप सामने सामने इंट्राडे पोजीशंस बना के चल सकते हो, डिफेंस हो गया या फिर पीएसयू सेक्टर में। क्योंकि हायर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो पीएफसी को मैंने और आरईसी को मैंने हायर लेवल से एक शॉर्टिंग रिकमेंड किया था। आरईसी को तकरीबन 640 के आसपास कुछ रिकमेंड किया था, और अभी 580 के आसपास है। क्लियर कट डबल टॉप विजिबल है स्टॉक में। ये जो भी अपसाइड मोमेंटम आएगा तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह या फिर एग्जिट की तरह ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ज्यादा कुछ अभी मेरे हिसाब से गेन नहीं हमें देखने को मिलेंगे पीएसयू। ओके, तो ये तो बात हुई सर डिफेंस और पीएसयू की। रेलवे पे भी यही राय है सर आपकी? देखो, रेलवे में जो भी स्टॉक्स है उनको सिर्फ ट्रेल करके चलना चाहिए। मैं आरबीएनएल का चार्ट देख रहा था कुछ दिन पहले, सोचा था कि कुछ वीडियो बना के चलूं, लेकिन वो होने से रहा। आरबीएनएल में अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रेश इसमें मोमेंटम जो है वो मोमेंटम 610 ये लेवल क्रॉस होने के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये स्टॉक फिर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। आरबीएनएल हो गया, साथ साथ हम लोग आईआरसीटीसी को भी देख लेते। आईआरसीटीसी में एक बेस वाला एरिया है जो 910 से लेके 900 ये लेवल के आसपास। तो आईआरसीटीसी अच्छे लेवल के ऊपर खड़ा है। 940 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर ये निकाल देता है तो मैं आईआरसीटीसी के साथ लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 910 से लेके 915 ये लेवल को मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा एज अ स्टॉप लॉस। ऊपर में अगर निकलता है तो एक बड़ा साइड मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है आईआरसीटीसी में। तो बाकी ओके। के जो रेलवे काउंटर है वो फ्रेश मोमेंटम का वेट करे जब तक कुछ अच्छे लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है। रिसेंट जो स्विंग होंगे जो पिछले 2-3 दिन में जहां से एक स्टॉक ने मोमेंटम दिखा है, वही आपके क्या होनी चाहिए, स्टॉप लॉस होनी चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है बाजार तो एक बार के लिए थैंक यू वेरी मच कहो, क्योंकि देखो आपने मंदी देखी नहीं होगी, भर भर के आपने पोजीशंस लिए होंगे, स्टॉक 200 का 1000 भी चला गया है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा। तो जब भी ये स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिलेगा वो डीप करेक्शन देखने को मिला, भले ही वो 20 से लेके 30% का करेक्शन होगा हायर लेवल से, लेकिन वो दिखने में बड़ा करेक्शन होगा कि इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई डिफेंस, पीएसयू और रेलवे शेयरों की, जिसमें डिफेंस और पीएसयू में तो आपको रैली का वेट करना चाहिए, निकलने के लिए एग्जिट ही करना चाहिए, सेल ऑन राइस आपको करना चाहिए। और रेलवे में भी केवल दो स्टॉक्स हैं, एक आरवीएनएल और दूसरा आईआरसीटीसी। इनमें भी कुछ लेवल्स हैं आपको बताए गए हैं, इन लेवल्स के ऊपर जाने पर ही इन स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी है। बाकी स्टॉक्स में मोमेंटम आने का, मोमेंटम दोबारा पकड़ने का आप वेट कीजिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए फिलहाल तो कोई राय रेलवे स्टॉक्स में निकल के नहीं सामने आ रही है। एक तबका ऐसा है सर जिसको बाजार की तेज़ी हो, मंदी हो, उसका कोई असर नहीं देखने को मिलता है। दो स्टॉक्स का मैं नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, एक है सीडीएसएल और दूसरा है बीएससी। ये दोनों ही बीएससी पेरेंट कंपनी है, सीडीएसएल इसकी सब्सिडरी है। दोनों शेयरों में हम देख रहे हैं कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और शुक्रवार को भी आप देखिए 3 से 4% की तेज़ी लेकर ही दोनों स्टॉक्स बंद होते हुए दिखे हैं। तो इन स्टॉक्स में जो तेज़ी आ रही है सर, मुनाफा कहाँ वसूल करना है, हर कोई ये जानना चाहता है, कहाँ एक बार बुक कर लें और बाद में क्या नीचे मिलेंगे ये?
देखो ये स्टॉक में अभी जो मोमेंटम चल रहा है उसको लेके चलना चाहिए। जो भी कुछ काउंटर चल रहे हैं उसको लेके चलना चाहिए। सीडीएसएल में अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, 2780 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एक नेक्स्ट लेवल जो होगा हर्डल का, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर सकते हैं 3000 के आसपास का। तो जो मोमेंटम चल रहा है उसको चलने दीजिए। 2650 आपका ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। बीएसई को कोई रेकमेंड नहीं कर रहा था जब ये मंदी के दौर में चल रहा था, तब मैंने काफी चैनल के ऊपर 400 450 ये लेवल से बाइंग करने की कोशिश की। लेकिन 800 900 1000 उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया और उसके बाद एक बड़ा रैली इसमें देखने को मिला। तो वो चीज है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, बस स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि स्टॉक कितना चल सकता है। रिसेंट अभी परसों परसों के दिन होल इंडिया हम लोगों ने पुट साइड रिकमेंड किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, और जस्ट मैंने एग्जिट किया, और जस्ट एग्जिट करने के बाद ही वो पुट, जैसे मैंने एग्जिट किया वहां से भी डबल हो गया। तो वो चीजें होती है, तो ट्रेल करके चलो, मुनाफा उसको थोड़ा थोड़ा करके चलो, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि स्टॉक 1000 जाएगा 2000 जाएगा। अपने हाथ में क्या है, एक तो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके चलना चाहिए। अभी हम लोग तेजी को लेके खुश चल रहे हैं, लेकिन अगर 2 दिन बाद पता चला इजराइल और ईरान ने कुछ फिर से अटैक हो गया, तो फिर वही हम लोग रोना चालू कर देंगे 21,000 आएगा या फिर 18,000। जो चल रहा है उसको ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो बस। चलिए ठीक है सर, जब मैं सवाल पूछ ही रहा था तो समझ आ ही गया था कि आपका कोई ना कोई किस्सा ऐसे जरूर जुड़ा हुआ है। जब सीडीएसएल और बीएससी की बात हुई तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर देखने को मिली थी और आपने किस्सा शेयर किया ही है। इनफैक्ट इन दोनों शेयरों की अगर आप बात करें तो चलते भी बहुत तेज़ हैं और जब गिरते हैं तो भी नीचे की ओर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। लेकिन अपनी जो मंदी है या फिर जो गिरावट है उसको रिकवर बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए, बहुत सारे दर्शक हैं हमारे बीएससी सीडीएसएल को लेकर बातचीत करते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत कम इनके बारे में बातचीत होती है, टच किया जाता है इनको, लेकिन इनमें मोमेंटम जितनी बातचीत कम होती है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है। अब सर ऐसे कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक जो आप हमारे लिए चुनकर लाए हैं, आपके पिक सर जो आज के लिए या फिर इस हफ्ते के लिए जो आपको लगता है कि बाजार में पैसा बनवा सकते हैं लोगों का। देखो एचएल में मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। एचएल में अगर हम लोग देखेंगे तो अवधि चार्ट को बार बार ये स्टॉक 4750 4780 ये लेवल का अटेम्प्ट करके फेल हो रहा है, और फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा ऊपर की साइड में मोमेंटम भी दिखाया। तो 4780 एक ब्रेकआउट का लेवल होगा, इसके ऊपर निकलता है यहाँ से बाइंग करके चलना चाहिए। 4740 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 4850 से लेके 4880, मतलब 4780 के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर लेना चाहिए। दूसरा जो काउंटर है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बैंकिंग थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। कोटक बैंक में भी अगर हम लोग देखेंगे तो आवरली चार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो 1760 1740 ये काफी बेस फॉर्मेशन वाला एरिया, और ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो अब ये स्टॉक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 1780 1785 ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर 1810 1830 ये टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट ना करने की राय दूंगा कोटक बैंक में। सिर्फ अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के नीचे 10 रुपए लेके आए 1770, फिर इस स्टॉक को पोजिशनली हम लोग क्या कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं 1950 से लेके 2000 ये टारगेट कीजिए, क्योंकि ये बार बार अटेम्प्ट जो है वो 1800 के ऊपर का वो फेल हुआ है। ऑलमोस्ट 4 से 5 बार मैंने इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक किया है। तो वहां से मोमेंटम अगर ये पिकअप होता है तो इंट्राडे पोजिशनल हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 1765 का स्टॉप लॉस है कोटक बैंक में, टारगेट ऊपर में 1810 1830 के हैं, लेकिन ये 1965 और 2000 माफ़ कीजिए 1950 और 2000 तक के लेवल्स के लिए भी जाने के लिए तैयार हो रहा है। मल्टीपल टाइम से इसको हिट करने की या फिर वहाँ तक जाने की जो कोशिश है वो कर रहा है। तो अगर ये लेवल्स आ जाते हैं, इंट्राडे पोजीशन जो है आपकी ये, उसको आप पोजिशनल में कन्वर्ट कीजिए और ऊपर में 1950 2000 तक की तैयारी कीजिए। और दूसरा नाम है डिफेंस पीएसयू नाम है एचएएल का, जैसे मैं सवाल पूछा भी था सर से, शायद इसीलिए सर ने उस समय होल्ड कर लिया है। एचएएल का स्टॉक है, यहाँ पे आपको 4850 पहला टारगेट, 4880 दूसरा टारगेट मिल जाएगा, 4740 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के एचएएल में खरीदारी करके चलना है। ये तो बात हुई एचएएल और कोटक बैंक, दो स्टॉक्स हैं जो कि आपको इंटरडे के लिए खरीदारी के तौर पे रिकमेंड किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, ये स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है, कोई
कोई डिस्क्लोजर्स जो सर आप जाने से पहले शेयर करेंगे? देखो, जो भी कुछ स्टॉक डिस्कस किए क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है, मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। इंडेक्स में मैं पोजीशंस बनाता हूँ तो इंडेक्स में मेरा पोजीशंस रह सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी पोजीशंस ओपन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज सुबह सुबह आप हमारे साथ शामिल हुए, अपना समय दिया। विश यू अ वेरी गुड डे सर। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपके लिए छोटे मझोले स्टॉक्स के ऊपर खास तौर पे कवरेज लाते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को भी कवर करते हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे किस तरह से हो सकता है और बाजार में आपको किस तरह से रणनीति बनानी है, इसके ऊपर खास तौर पर फोकस रहता है सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार बीच बाजार में। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और जैसा हमने बीता हफ्ता देखा है, जिस तरह से मोमेंटम देखा शुक्रवार को, वैसा ही मोमेंटम उम्मीद करते हैं कि आज भी बाजार में देखने को मिलेगा और आपके पोर्टफोलियो में भी देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।